नमस्कार दोस्तों इसके पिछले क्लास में हम सेल देख रहे थे, ठीक है ना। तो कुछ हद तक हमने देखा था सेल को, ठीक है। सेल यानी कोशिका। तो इसके पिछले क्लास में जो हमने देखा उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने सेल देखा, क्या देखा? सेल या कोशिका, ठीक है। दोस्तों इसमें हम आपको बताए हैं कि सेल तो ऐसे साधारण भाषा में इसको बोला जाता है, लेकिन बायोलॉजी में या टेक्निकल शब्द में इसको सेल को साइटो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइटो। तो साइटो यानी कोशिका को ही क्या बोला जाता है? साइटो बोला जाता है। जैसे दिल जो होता है, हृदय, हृदय ऐसे साधारण भाषा हो गया हम लोग का भाषा, लेकिन वैज्ञानिकी भाषा में उसको हृदय को कार्डियक बोला जाता है। ठीक उसी प्रकार से वैज्ञानिक लोग इसको सेल को क्या बोलता है? तो साइटो बोलता है। और आप जानते हो कि अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो लॉजी। जैसे हमने बायोलॉजी में बताया कि बायो का मतलब जीव, ठीक है ना, और या जीवन, ठीक है। बायो का मतलब जीवन होता है और लॉजी का मतलब अध्ययन, तो जीवन का अध्ययन। तो ठीक उसी प्रकार से साइटो का अध्ययन क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी, ठीक है। साइटोलॉजी मतलब कोशिका का अध्ययन या साइटो का अध्ययन। साइटोलॉजी हमने बताया कि सबसे पहली खोज जो कोशिका का जो पहली खोज किया था वो किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था दोस्तों? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब? 1665 में, 65 में किया था। लेकिन इसने कैसी कोशिका का? जीवित का कि मृत कोशिका का? तो इसने मृत, मरी हुई कोशिका का खोज किया था, जो कि वोक के छाल से, ये मतलब कि अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से देखा और कोशिका के बारे में रॉबर्ट हुक ने बताया था, ठीक है। और अपने कौन सा माइक्रोग्राफिया जो कि पुस्तक इसका था, उसी पुस्तक में रॉबर्ट हुक ने कोशिका के बारे में जिक्र किया था, मरी हुई कोशिका के बारे में, ठीक है। ये हमने देखा। फिर हमने कहा कि 1674 में लीवेनहॉक, एंटोनी वान लीवेनहॉक, इतना भी आप याद रखो तो काफ़ी है। 1674 में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने तालाब के जल से, किसके जल से? तालाब के जल से मरी हुई कोशिका का, जीवित कोशिका का खोज पहली बार करता है। कौन सा कोशिका का खोज? जीवित कोशिका का खोज करता है। तो जीवित कोशिका का खोज सबसे प्रथम किसने किया? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया। और सबसे पहली बार कोशिका का खोज तो रॉबर्ट हुक ने, जो कि कैसी कोशिका? मरी हुई कोशिका था, जो कि वोक के छाल से किया था, ठीक है, 1665 में। और उसको माइक्रोग्राफिया में उन्होंने चर्चा किया, ठीक है। ये हमने देखा दोस्तों। फिर हमने क्या बताया आप लोगों को? फिर हमने बताया कि स्लाइडेन और स्वान करके दो व्यक्ति आता है। स्लाइडेन और क्या? स्लाइडेन और स्वान, ये दो व्यक्ति आता है जिन्होंने कोशिका सिद्धांत देता। क्या देता है? कोशिका सिद्धांत। और कोशिका सिद्धांत में 3 बिंदु को बताता है। कितना बिंदु दोस्तों? तो 3 बिंदु बताता है। ये 3 बिंदु क्या होता है? तो तीनों बिंदु को हमने बता रखा है पिछले क्लास में, जिसमें से पहला बिंदु था कि जीवों का या सभी जितना भी समस्त जीवधारियों का जो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होता है वो क्या होता है? कोशिका होता है। संरचनात्मक मतलब बनावट, शरीर के जो बनावट है वो किसके द्वारा होता है? तो कोशिका के द्वारा। तो संरचनात्मक और क्या? तो क्रियात्मक इकाई जो है वो क्या है दोस्तों? तो वो कोशिका होता है। दूसरा बात कहा है उन्होंने, स्लाइडेन और स्वान ने, कि वैसे जीव जिसके पास केवल एक ही कोशिका होता है उसे एक कोशिकीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो एक कोशिकीय कहा जाता है। और जिसके पास एक से अधिक कोशिका होता है उसको बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय का परिभाषा दूसरा पॉइंट में इन्होंने बताया था, ठीक है। जैसे एक कोशिकीय में, बहुकोशिकीय में तो हम आप जितना भी दिखाई दे रहा है हमारी आंखों से, जीव जंतु, पेड़ पौधा, सब क्या है? बहुकोशिकीय। लेकिन एक कोशिकीय अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, ये सब होता है, ठीक है।
और तीसरा बिंदु जोड़ा था, इन्होंने बताया था कि तीसरा बिंदु कोशिका सिद्धांत में क्या दिया था। तो तीसरा बिंदु था दोस्तों कि प्रत्येक कोशिका में जैव रासायनिक क्रिया होता है। सभी कोशिका में या प्रत्येक कोशिका में क्या होता है, तो जैव रासायनिक क्या होता है, क्रिया होता है, जैव रासायनिक क्रिया होता है। इसी के परिणाम स्वरूप जीवन चलता है। प्रत्येक कोशिका में जैव रासायनिक क्रिया होता है, इसी के परिणाम स्वरूप क्या चलता है, तो जीवन चलता है। जब तक ये जैव रासायनिक क्रिया होगा तभी तक जीवन संभव है। जब ये क्रिया रुक जाएगा कोशिका में होना, तो जीवन हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा दोस्तों। ये हमने देखा पिछली क्लास में। फिर हमने कहा था कि ये कोशिका सिद्धांत तब परिपूर्ण होता है जब एक वैज्ञानिक आता है जिसका क्या नाम था, रुडोल्फ विर्चो। कौन दोस्तों। और चौथा पॉइंट उन्होंने जोड़ा था कि प्रत्येक पूर्ववर्ती कोशिका, कौन कोशिका, पूर्ववर्ती कोशिका जो होता है उसका विभाजन होकर नई कोशिका का जन्म लेता है। मतलब पहले वाला कोशिका जो है वो, पहले वाला समझो कि ये कोशिका है, ये आगे चलकर इसमें एक उभार आता है इस प्रकार से, ठीक है। और धीरे धीरे ये क्या होता है, दो अलग अलग भागों में बट जाता है, ठीक है। तो ये जो पूर्ववर्ती कोशिका है यानी इसी को मदर सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मातृ कोशिका, वो पुत्री कोशिका में बनता है, ठीक है। तो दो भागों में बढ़ जाता है, इसे कोशिका विभाजन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमने बताया कि पिछले क्लास में कि रुडोल्फ विर्चो ने ऐसा बात बोला था, ठीक है। तो इस प्रकार से कोशिका सिद्धांत का मतलब पूरी तरह से व्याख्या होता है, ठीक है। फिर दोस्तों हमने आपको बताया कि जो सबसे बड़ी कोशिका पूरे दुनिया में जितना जीव जंतु है उसमें सबसे बड़ी कोशिका हमने बताया, सबसे छोटी कोशिका बताया हमने आपको। हमने मनुष्यों में सबसे छोटी और सबसे बड़ी, सबसे लंबी कोशिका बताया। तो आप बताओ कि पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी कोशिका है वो कौन सा है। तो पूरी दुनिया में जितना जीव जंतु है उसमें से सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा दोस्तों, शुतुरमुर्ग का अंडा लगभग जानते हो कितना रहता है, बड़ा। आप डाभा जो नारियल होता है ना, उसको आप उजला कलर से पेंट कर दो ना चुन्ना से, तो वो समझो कि शुतुरमुर्ग के अंडा के बराबर हो जाता है, ठीक है। उतना बड़ा शुतुरमुर्ग के अंडा होता है। तो उसमें जो कोशिका होता है, बहुत सारा कोशिका होता है, तो वो क्या होता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है। जो मतलब बहुत बड़ा कि मतलब हमें अपनी आँख से वो भी नहीं दिखाई देगा नंगी आँख से, लेकिन तुलनात्मक वो जो होता है सभी जीव जंतुओं की कोशिका से क्या होता है, तो बड़ा होता है, ठीक है। और सबसे छोटी दुनिया में कोशिका जो होता है वो कौन होता है, माइकोप्लाज्मा। क्या, माइकोप्लाज्मा जो होता है सबसे छोटी कोशिका होता है। फिर हम मनुष्यों में बताया हमने कि मनुष्यों में जो सबसे क्या बड़ी जो होता है, सबसे बड़ी वो फीमेल में होता है। किसका होता है, फीमेल का जो ओवम होता है ना, अंडा, तो फीमेल का अंडा जो होता है मनुष्यों की सबसे बड़ी कोशिका। और सबसे छोटी जो कोशिका होता है वो मेल का जो क्या होता है, स्पर्म होता है। मेल का क्या, स्पर्म, या इसी को बोला जाता है शुक्राणु। तो ये जो होता है सबसे छोटी कोशिका मनुष्य। और सबसे लंबी कोशिका जो होता है, लंबी कोशिका मनुष्यों में वो क्या होता है, न्यूरॉन होता है। क्या होता है, न्यूरॉन। आपको शायद कन्फ्यूजन होगा लंबी और बड़ी में, कि लंबी और बड़ी अलग है। लंबी मतलब लंबाई में बड़ा, और बड़ी का मतलब क्या होता है, ये लंबाई हो गया, ये बड़ी मतलब क्षेत्रफल में। जैसे 4 कट्ठा में किसी का मकान बना है तो वो बड़ी है, लेकिन टावर बहुत ऊंचा है तो उसको क्या कहा जाता है, लंबी कहा जाता है, ठीक है। तो लंबी आप समझ पा रहे हो कि क्या होता है, न्यूरॉन होता है मनुष्य में। और बड़ी क्या होता है, अंडा होता है। छोटी क्या होता है दोस्तों, तो स्पर्म होता है। और पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा का, ठीक है। तो इतनी बातें तो हमने पिछले क्लास में ही बता रखा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आज की क्लास आगे की तरफ बढ़ाते हुए, जिसमें हमने बताया था कि कोशिका के प्रकार और संरचना को देखेंगे। क्या देखेंगे, कोशिका
के प्रकार और संरचना। दोस्तों कोशिका का संरचना मतलब कोशिका कैसे बना होता है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, ये हो गया कोशिका का संरचना। तो इसको दोस्तों हम क्या करते हैं ना कि हम इसको पादप कोशिका को और जंतु कोशिका, पादप मतलब पेड़ पौधा का कोशिका और जंतु कोशिका दोनों से तुलना कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तुलना की। पादप कोशिका पेड़ पौधे की कोशिका किस प्रकार से होता है और जंतु कोशिका किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो एक तरफ लिख देते हैं हम पादप कोशिका, पादप मतलब पेड़ पौधा, ये हो गया आपका पेड़ पौधा का कोशिका। ठीक है, एक तरफ जंतु कोशिका। ठीक है, ये हो जाएगा जंतु कोशिका, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका जो होता है वो चौकोर होता है। कैसा होता है? चौकोर, चरखुट होता है। ठीक है, और जंतु कोशिका जो होता है वो गोल होता है। कैसा होता है दोस्तों? गोल। तो इस प्रकार से होता है दोस्तों आपका पादप कोशिका, ये आपका चौकोर होता है। ठीक है, और ये आपका जंतु कोशिका जो होता है इस प्रकार से होता है। तो वो गोल होता है, एक चौकोर होता है। ठीक है, गोल मतलब पूरा गोल आप नहीं कर देना। यह जो है आपका पादप कोशिका है, इसके बाहरी जो भाग होता है वो दो परत होता है, दो परत से ये घिरा हुआ रहता है। कौन सा कोशिका? तो पादप कोशिका। और इसके जंतु कोशिका में एक ही झिल्ली रहता है। ठीक है, इसको कहा जाता है कोशिका झिल्ली। क्या कहा जाता है? कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। ये दोस्तों पादप कोशिका में जो बाहरी भाग वाला है उसको बोला जाता है कोशिका भित्ति। क्या बोला जाता है? कोशिका भित्ति मतलब दीवार, तो कोशिका का दीवार। ठीक है, और ये अंदर वाला जो है उसको बोला जाता है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। ठीक है ना, तो आप देख पा रहे हो कि जंतु कोशिका में केवल जो बाहरी आवरण है वो कौन है? तो कोशिका झिल्ली। लेकिन पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली तो है ही, लेकिन उसके बाहरी भाग में भी एक क्या है? कोशिका, एक और दीवार है जिसको क्या बोला गया है? एक और परत है जिसको कोशिका भित्ति कहा जाता है। मतलब कि जंतु कोशिका से ज़्यादा सुरक्षा किसको दिया गया है? पादप कोशिका में। ठीक है ना, अब इसके अंदर पूरा कोशिका के अंग भरा हुआ रहेगा और इसमें भी कोशिका के अंग भरा जाएगा। ठीक है ना, ये केवल सुरक्षा के लिए। समझो आप दुकान से जब बहुत सारा चीज़ खरीदते हो तो उसको एक प्लास्टिक में पैक किया जाता है ना, एक लेयर मतलब लगा दिया जाता है, तो वो प्लास्टिक ये है, इसके अंदर बहुत सारा अंग रहेगा। और जब आप तेल वगैरह ये सब कुछ खरीदते हो तो डबल लेयर लगा दिया जाता है ज़्यादा सुरक्षा देने के लिए। तो ये है दोस्तों पादप कोशिका। आप कैसे आप समझोगे? इतना में नहीं समझोगे तो। ठीक है, तो ये केवल क्या है? परत है। अब कोशिका भित्ति क्या होता है और कोशिका झिल्ली क्या होता है वो हम आगे बताएंगे। ठीक है ना, अभी आप इतना ही जानो। अब आप जानो कि इसके अंदर दोस्तों, इसके अंदर जो कोशिका के अंग है, कोशिका के बहुत सारा अंग पाया जाता है, जिसमें से एक होता है आपका इस प्रकार से, इसको कहा जाता है आपका रिक्तिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिक्तिका। ये क्या है? तो ये है आपका रिक्तिका। इस रिक्तिका में H2O रहता है। H2O मतलब जल भरा हुआ रहता है। क्या रहता है? जल भरा हुआ। तो आप समझो कि जल किसको ज़्यादा ज़रूरी है? ज़्यादा पेड़ पौधा का आकार भव्य विशाल रहता है। क्या रहता है? विशाल रहता है, बड़ा रहता है। जंतु में हम आप जानवर मतलब एनिमल मतलब जंतु ही होता है। ठीक है ना, जानवर ये सब हो गया, बकरी, भेड़, बकरी, मनुष्य सब हो गया जंतु में, एनिमल में। क्या? एनिमल। ठीक है, तो इसका बड़ा होगा रिक्तिका कि इसका बड़ा होगा? जंतु कोशिका का रिक्तिका बड़ा होगा और कि पादप कोशिका का? हमने बताया रिक्तिका का काम क्या होता है? जल को संग्रह रखना, जल को जमा रखना। तो आप बताओ
तो हमको तो लगता है कि रिक्तिका किसका बड़ा होगा, पादप का बड़ा होता है। तो पादप कोशिका का जो रिक्तिका होता है वो बड़ा होता है, क्योंकि ज़्यादा जल का संग्रह करना होता। हम लोग तो मनुष्य हैं, हम लोग जब चाहें तब पानी को मतलब कि ज़रूरत होता है तब ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारे शरीर में जो जल का मतलब संग्रह करता है, जिसका क्या नाम है, रिक्तिका, रिक्तिका, ठीक है ना। यहाँ भी रिक्तिका है, ठीक है। लेकिन पादप कोशिका में जो रिक्तिका होता है वो बड़ा होता है, किसके तुलना में, जंतु कोशिका के रिक्तिका के तुलना। लेकिन एक कोशिका में पादप में एक ही रिक्तिका होता है, और जंतु कोशिका में एक से ज़्यादा रिक्तिका होता है, ठीक है। पादप कोशिका में बाहर में क्या होता है, 2 परत, और जंतु कोशिका में एक ही परत, जिसको कोशिका झिल्ली, और यहाँ कोशिका भित्ति सबसे बाहरी परत को, और दूसरी परत को कोशिका झिल्ली कहा जाता है, ठीक है। एक अंग हमने देख लिया रिक्तिका। दोस्तों आपको पता होगा, शायद आप जानते होंगे कि हमारे शरीर के 65% पानी है। हमारा शरीर के 65% भाग हमारा शरीर में क्या है, पानी। कहने का मतलब हुआ कि अगर आपका शरीर का वज़न 100 केजी है ना, 100 केजी है, तो उसका 65% पानी है। मतलब 65 केजी आपका शरीर में क्या है, पानी है। क्या है, पानी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपके शरीर में ऐसे चाकू घोंपेंगे तो आपके शरीर से पूरा फचाक से सभी पानी गिरने लग जाएगा, पानी फेंकने लग जाएगा। नहीं, वैसा नहीं। ये जो पानी है ना, हमारे शरीर के कोशिका के कौन सा भाग में, रिक्तिका में भरा हुआ है तो ज़रूर आपके, अगर एक 100 केजी वजन है तो 65 लीटर पानी, 65 केजी पानी। लेकिन वो पानी ऐसे नहीं है कि पेट में सब भरा हुआ, नहीं, हमारे शरीर के कोशिका में भरा हुआ पानी रहता है। कोशिका के कौन सा भाग में, रिक्तिका में भरा रहता है, ठीक है ना। तो ऐसे है दोस्तों। तो एक अंग हमने देखा, ठीक है। अब दूसरा अंग आप देखो, पादप में, इसमें केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, केंद्रक पाया जाता है। इस प्रकार से आप ऐसे कर दो और ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे, मतलब इस प्रकार से आप देखो, ऐसे, ठीक है ना। ये केंद्रक होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, केंद्रक। दोनों में रहता है केंद्रक। केंद्रक क्या होता है आगे जानेंगे, अभी केवल आप जानो कि इसके कोशिका के अंदर कौन कौन से अंग है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे भी केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें भी जंतु कोशिका में भी केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। आगे ये क्या है आपका, केंद्रक, ठीक है। पादप कोशिका में देखते हैं, पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया आपका पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इस प्रकार से संरचना होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया अलग से देखेंगे, काफ़ी बड़ा ये टॉपिक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पादप में भी, और माइटोकॉन्ड्रिया जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। इस प्रकार से इसको माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है, ठीक है ना। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ जो पादप में होता है वो उतना एक्टिव नहीं रहता है जितना कि कहाँ पे रहता है, बहुत कम पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया पादप कोशिका में। लेकिन इसमें ज़्यादा पाया जाता है, किसमें, जंतु कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ज़्यादा पाया जाता है। तो ये आपका और ये ज़्यादा एक्टिव रहता है, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है, इसका बनावट क्या होता है, सब हम अलग से देखेंगे। क्या केंद्रक है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका तो आपने देख लिया, ठीक है। तो ये है कोशिका के अंदर का सॉरी सॉरी दोस्तों, अंदर का कुछ भाग। पादप कोशिका में दोस्तों लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लवक, जिसको हरित लवक के नाम से भी, वर्णित लवक, अवर्णित लवक, इसके एक क्लास ही हम लेंगे, ठीक है। तो लवक पाया जाता है जिसके उपस्थिति में पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है ना। इसको डिटेल से हम देखेंगे, ठीक है। तो ये पाया जाता है इसके अंदर। लेकिन क्या हमें अपना खाना खुद बनाना पड़ता है, नहीं। पेड़ पौधा के द्वारा जो खाना बना है ना, उसी खाना को हम भी खाते हैं। तो हमारे अंदर मनुष्य के कोशिका में लवक नहीं होता है, लवक नहीं पाया जाता है, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि हम अपना खाना धूप में और वायुमंडल की उपस्थिति में खड़ा हो जाएंगे तो हम अपनी खाना बना लेंगे।
हमारे शरीर को ऊर्जा मिल जाएगा? नहीं ना मिलेगा, तो हमारे अंदर लवक नहीं पाया जाता है इसलिए। लेकिन पेड़ पौधा में लवक पाया जाता है, वो अपना खाना धूप और आपका क्या कहा जाता है कि वायु की उपस्थिति में कैसे बनाता है वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन बना लेता है। ठीक है, तो ये रहा कुछ बेसिक अंतर दोस्तों, इसको हम अब लिखेंगे। ठीक है, इसमें जो होता है इसका आपका और एक चीज़ पाया जाता है जिसको बोला जाता है कोशिका, आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है इसमें मतलब कि न के बराबर नहीं पाया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो है लाइसोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लाइसोसोम पाया जाता है। ठीक है, तो ये अब फिर इसके अंदर सभी अंग को सुरक्षा देने के लिए आपको कोशिका द्रव भर दिया जाता है। क्या भर दिया जाता है? कोशिका द्रव। ये कोशिका द्रव क्या करता है? सभी कोशिका अंग को सुरक्षा प्रदान करता है, जो कि गाढ़ा होता है। गाढ़ा होता है क्या? कोशिका द्रव। कोशिका द्रव, आप समझो कि कोशिका द्रव का क्या काम है। अगर कोशिका द्रव नहीं रहेगा तो ये बहुत सारा जो अंग है, केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, आपका रिक्तिका है, ये सब लाइसोसोम है, सब एक जगह सट जाएगा। ऐसे ऐसे हम दौड़ेंगे तो लगेगा कि बजता है कुछ। ठीक है ना, आप समझो कि एक बाल्टी है, उसमें आप क्या करो कि एक बाल्टी में आप 2-4 गो कटोरी रख लो, चम्मच रख लो और छोटा छोटा कुछ बर्तन रख लो उसमें। अब लेके उसको दौड़ो तो कैसे ढनर ढनर करेगा। ठीक है ना, बहुत आवाज़ करेगा, एक दूसरे में टकराएगा वो सब। लेकिन उसमें कुछ गाढ़ा डाल दो, सब चम्मच रखो, उसमें है चम्मच, आपका कटोरी है, उसमें डाला हुआ सब कुछ है, लेकिन उसमें मध है, आप डाल दो। क्या करो? मध डाल दो। मधुमक्खी का जो ये उसका रस होता है ना, उसको डाल दो, वो तो गाढ़ा होता है। अब दौड़ो लेकर के, तो अब वो क्या होगा? ये आवाज़ नहीं करेगा, एक दूसरे से नहीं टकराएगा। तो इसी सी चीज़ के लिए कि ये एक दूसरे से नहीं चिपके, नहीं टकराए, ये क्या करता है? इसमें कोशिका द्रव भरा गया है, जो कि गाढ़ा और लसलसा चिपचिपा होता है। ठीक है, तो कोशिका द्रव भी पाया जाता है कोशिका के अंदर। ठीक है, तो ये है दोस्तों कोशिका। अब हम इसको लिख लेते हैं एक जगह। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या होता है कोशिका के मतलब संरचना। तो कोशिका की संरचना में हमने देखा कि पादप कोशिका जो है, इसको अतिरिक्त सुरक्षा के लिए, एक्स्ट्रा सुरक्षा के लिए जो है 2 बाहरी परत लगाया गया। जैसे देखो, भगवान तो समझदार था ही, उन्होंने सोचा कि मनुष्य जो है परिस्थिति के अनुसार अपनी कोशिका को बचाने के लिए, गर्मी के लिए अलग प्रकार का कपड़ा, पोशाक, और ठंड में अलग पोशाक, ये सब वर्षा ऋतु में अलग पोशाक का धारण कर लेगा। जानवर भी, जहाँ तक मतलब कि जो पशु है, वो भी अपने बाल के माध्यम से, ये सब के माध्यम से, आज तो पशुपालन होता है, तो पशुपालन जो होता है, जो पालक होता है, उसको जो मालिक होता है पशु का, वो ठंडी है तो उसको लिए उसके मतलब शरीर को ढक के रखता है अपने पशु को। ठीक है, तो उस प्रकार से उसको सुरक्षा देने के लिए तो है ही, लेकिन पेड़ पौधा को कौन सुरक्षा देगा? हम लोग अगर कहीं पे पेड़ पौधा ऐसे लगा हुआ है, तो हम लोग कहीं कुछ काम कर रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, तो इसमें जाके लात से मारते हैं, कुछ भी करते हैं, तो सोचो इसके बाहरी भाग में जो कोशिका तो सभी जगह है, कोशिका से ही बनता है, तो जो कोशिका है वो मर जाएगा ना। तो वो भगवान ने क्या किया कि इसको मजबूती प्रदान करने के लिए कि कोई इसको देखने वाला इस पृथ्वी पे है नहीं, फ़ायदा सभी उठाएगा। ठीक है, लेकिन ये बोलेगा नहीं, और जो दुनिया में बोलता नहीं है उसको लोग नहीं छोड़ता है। ठीक है ना, तो भगवान ने क्या किया, इसको एक एक्स्ट्रा मतलब सुरक्षा के रूप में एक सुरक्षा कवच दिया, जिसका नाम क्या रखा? तो कोशिका भित्ति, मतलब कोशिका का दीवार, कोशिका को सुरक्षा देने वाला। ठीक है, तो लेकिन मनुष्यों में वैसा नहीं, मनुष्यों में केवल क्या है? कोशिका झिल्ली है। तो ठीक है, एक ही परत होता है। तो कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? केवल पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, फिर हमने कहा कि पहला तो अंतर ये लिखा जाएगा कि इसमें जो है 2 परत पाया जाता है, दोहरी परत, एक कोशिका भित्ति और दूसरा कोशिका झिल्ली, लेकिन इसमें केवल एक ही परत पाया जाता है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, केवल कोशिका झिल्ली पाया जाता है। ठीक है,
इसमें लवक पाया जाता है, लवक जिसके उपस्थिति में मतलब कि पेड़ पौधा जिसके कारण खाना अपना बना लेता है, लेकिन इसमें लवक नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया मतलब न के बराबर एक्टिव नहीं रहता है उतना। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कम पाया जाता है। ठीक है ना, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि हमें माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में ही हम क्या बनाते हैं, अपना ऊर्जा। जो हमने खाना खाया, हमने पिछले क्लास में आपको बताया है कि जो हम खाना खाते हैं और ऑक्सीजन जो सांस लेते हैं, तो वो खाना से ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन के उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ वो ग्लूकोज जुड़ता है, ऑक्सीजन उसको तोड़ देता है और एटीपी बनता है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्रिया होता है ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया का संख्या हमारा शरीर में क्या होता है, कोशिका में ज़्यादा होता है। ठीक है, ये होता है दोस्तों। आगे हम माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे, उसका काम देखेंगे, उसका बनावट सब कुछ देखेंगे। ठीक है ना, तो ये है कि इस माइटोकॉन्ड्रिया सॉरी दोस्त, कम होता है और इस माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है। ठीक है ना, फिर केंद्रक इसमें भी होता है और केंद्रक इसमें भी होता है। दोनों में क्या पाया जाता है, तो दोनों में केंद्रक पाया जाता है। दोस्तों इसमें रिक्तिका पाया जाता है, जो कि क्या होता है, बड़ा होता है, और इसमें रिक्तिका छोटा छोटा होता है। ठीक है, तो ये सब हमने देखा। लाइसोसोम इसमें बहुत कम पाया जाता है, हमने अभी बताया। लाइसोसोम इसमें ज़्यादा होता है। लाइसोसोम हम बताएंगे आगे कि क्या उसका काम होता है। ठीक है, तो अब इसका अंतर हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम इसको देखते हैं कि एक तो है कोशिका का भाग, कोशिका का भाग मतलब जो कोशिका में पाया जाता है। ठीक है ना, कोशिका का भाग। ठीक है, और यहाँ पे आपका पादप कोशिका है, पादप कोशिका, और यहाँ पे आप लिख लो जंतु कोशिका। क्या, तो जंतु कोशिका। ठीक है, पादप कोशिका और क्या दोस्तों, तो जंतु कोशिका। ठीक है, ये समझो आप कोशिका का भाग में क्या होगा, तो आप ये लिखो, कोशिका के भाग में सबसे पहला हमने बताया आपको क्या, तो कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। तो क्या कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है, तो पादप कोशिका में ही तो केवल पाया जाता है कोशिका भित्ति, तो लिख देना कि हाँ। ठीक है, इसमें पाया जाता है। ठीक है, कोशिका भित्ति, और ये प्रथम परत होता है। कौन सा परत होता है, प्रथम परत। इसके बाद कोशिका झिल्ली। क्या जंतु कोशिका में पाया जाता है, तो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, दूसरा कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। ठीक है ना, तो कोशिका झिल्ली क्या पादप कोशिका में पाया जाता है, तो हाँ पाया जाता है। और ये कौन सा परत होता है, तो दूसरा परत होता है। ठीक है, पहला परत क्या होता है, कोशिका भित्ति, दूसरा कोशिका झिल्ली। इसमें पाया जाता है, हाँ कोशिका झिल्ली तो पाया ही जाता है। और एक मात्र परत, पहला दूसरा नहीं, एक मात्र, एक ही केवल परत होता है, एक मात्र परत होता है। ठीक है, फिर तीसरा लवक हमने बताया, तो हमने कहा आपको कि लवक जो होता है इसी के उपस्थिति में पेड़ पौधा अपना खाना मतलब कि इसी के कारण बनाता है। क्या मनुष्य भी अपना खाना खुद बना लेता है, नहीं। तो ये लवक जो होता है वो तो हम अपने टेस्ट को मतलब खाना में लाने के लिए उसको हम आग पे थोड़ा सिझा लेते हैं, तो उससे इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि हम अपना खाना खुद बना रहे हैं, नहीं। आदि मानव थोड़ी ना सिझाते थे पहले, उस समय आग का आविष्कार नहीं था, वो सब भी खाना खाता था, तो इसका मतलब वो भी बनाता था, नहीं वैसा कुछ नहीं। ठीक है ना, तो लवक जो है ये केवल किस में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है ना, हाँ किस लिए, तो भोजन बनाने में, भोजन बनाने में सहायक होता है। ठीक है, तो भोजन बनाता है लवक, इसमें इसमें नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, चौथा हमने क्या बताया आपको, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसमें पाया जाता है लेकिन बहुत कम, हाँ लेकिन कम। और इसमें इसमें तो रहता ही है, तो इसमें हाँ और क्या अधिक।
अरे ऊर्जा इसको भोजन से ही न बनाता है, तो इसमें अधिक पाया जाता है, अधिक एक्टिव होता है, इसमें एक्टिव उतना नहीं होता। ठीक है, इसमें पाँचवा देखो आप कि रिक्तिका हमने बताया आपको, जो कि जल को ग्रहण मतलब कि जल को बचा कर रखता है रिक्तिका। ठीक है ना, तो रिक्तिका हमने बताया कि इसमें पाया जाता है, बड़ा रहता है। क्या रहता है इसका रिक्तिका? बड़ा रहता है, और एक कोशिका में एक ही होता है, एक कोशिका में एक रिक्तिका, बड़ा और एक कोशिका में एक रिक्तिका। इसमें छोटा होता है, क्या होता है? छोटा, और कई संख्या रहता है, कई संख्या, छोटा छोटा कई रहता है। ठीक है ना, कई संख्या। छठा आप देखो कि लाइसोसोम, लाइसोसोम ये भी बहुत कम रहता है पादप कोशिका में, बहुत कम रहता है। सबको हम विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है ना। और ये क्या होता है, मतलब कि बहुत कम और सक्रिय नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ पे सक्रिय नहीं, ठीक है ना, यहाँ पे सक्रिय होता है। क्या होता है? सक्रिय होता है, एक्टिव रहता है। ठीक है ना दोस्तों, पादप कोशिका जो भोजन का संग्रह करता है, भोजन का संग्रह पादप कोशिका किस रूप में करता है? जंतु कोशिका, मतलब भोजन को अपने शरीर में जमा करना, किस रूप में? तो पादप कोशिका स्टार्च, क्या? स्टार्च और वसा के रूप में, स्टार्च व वसा के रूप में। स्टार्च वसा तो आप जानते हो क्या होता है, ठीक है ना। तो वसा मतलब जो चिकना रहता है, जैसे डालडा क्या हो गया? वसा हो गया। ठीक है, तो वो वसा होगी आपका। और स्टार्च क्या है? तो आप स्टार्च को समझो कि कैप्सूल आपने खाया होगा, तो कैप्सूल का जो ऊपरी परत में जो रहता है ना बना हुआ, वो वसा, ये स्टार्च का ही रहता है। जो गेहूं का ऊपरी बाहरी परत जो होता है चोकर, वो भी क्या रहता है? स्टार्च ही रहता है। ठीक है, तो भोजन का रूप मतलब स्टार्च के रूप में आप कोई फल खा रहे हो तो उसका जो ऊपरी लेयर रहता है, ठीक है ना, छिलका, उस वो स्टार्च ही रहता है। ठीक है, तो स्टार्च और वसा के रूप में, वसा जो उसके अंदर वाला भाग को आप खा रहे हो, ठीक है, तो वसा और स्टार्च के रूप में होता है जमा। कहाँ पर? पादप कोशिका में। और जंतु कोशिका में तो इसमें ग्लाइकोजेन, जब आपको हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि ग्लाइकोजेन क्या होता है। ग्लाइकोजेन और वसा के रूप में जमा रहता है। देखते हो कोई व्यक्ति में इतना ज़्यादा वसा मतलब कि हो जाता है कि एकदम हट्टा कट्टा, एकदम मोटा ताज़ा, एकदम जैसे लगता दिखाई देता है, और उसका स्किन जो है एकदम ग्लो करने लग जाता है, क्योंकि टाइट हो जाता है स्किन में बहुत ज़्यादा वसा, चिकनाहट आ जाता है। ठीक है, तो ये होता है। तो ये वसा और ग्लाइकोजेन के रूप में जंतु कोशिका में भरा होता है। तो आपको ये अंतर, बेसिक सा अंतर आपको समझ में आया। हमने बताया कि कोशिका का भाग, तो ये एक साइड हमने कोशिका का 7 गो भाग लिखा है, ठीक है, जिसमें से लिखा कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका। पहले हमने अच्छे तरीके से आपको फिगर में बता दिया, दिखा दिया हमने आपको, ठीक है। फिर पादप कोशिका में क्या पाया जाता है, कितना पाया जाता है, जंतु कोशिका में कितना क्या पाया जाता है, क्या अंतर है। तो हमने बताया, पहले तो बताया कि जो पादप कोशिका होता है वो चौकोर होता है, जंतु कोशिका गोल होता है। ठीक है, कोशिका भित्ति, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है और ये पहला परत होता है। और जंतु कोशिका में क्या कोशिका भित्ति पाया जाता है? तो नहीं पाया जाता है। क्या? नहीं पाया जाता है। कोशिका झिल्ली पाया जाता है पादप कोशिका में, और ये दूसरा परत होता है जंतु कोशिका में, यही केवल एकमात्र यही परत होता है। ठीक है, फिर लवक हमने बताया कि लवक जो है वो कहाँ पाया जाता है? केवल पादप कोशिका में, जो भोजन बनाने में सहायक होता है, और जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लेकिन कम पाया जाता है पादप कोशिका में। लेकिन जंतु मतलब हम और आप, ठीक है, जंतु कोशिका में पाया जाता है और अधिक पाया जाता है। रिक्तिका इसका बड़ा रहता है, एक कोशिका में एक ही रहता है, ये आप नहीं रखना, लेकिन ये आप रखना कि बड़ा रहता है। ठीक है, और इसका छोटा छोटा रहता है जंतु कोशिका का। लाइसोसोम रहता है बहुत कम रहता है, ठीक है, जिसको डिक्टियोसोम बोला जाता है। पेड़ पौधे के जो लाइसोसोम होता है ना, उसको डिक्टियोसोम बोला जाता है। इसमें सक्रिय रहता है। ठीक है, भोजन का संग्रह जो पादप करता है वो स्टार्च और वसा के रूप में, और जंतु कोशिका वो ग्लाइकोजेन और वसा के रूप में करता है।
ठीक है। तो ये हमने बेसिक सा अंतर देखा है दोस्तों। अब हम देखते हैं कोशिका का संरचना जो हमने देखा उसी को क्या क्या हमने देखा। तो कोशिका लिख लेना आप, कोशिका का संरचना। तो इसके संरचना देखते हैं कैसे रहता है। तो दोस्तों कोशिका के संरचना में कुछ आवरण होता है, 2 आवरण रहता है जो हमने बता रखा है आपको। कौन कौन रहता है? तो पहला तो पादप में जो होता है वो कोशिका भित्ति होता है। कोशिका भित्ति किस में होता है? पादप में, ठीक है, कोशिका भित्ति। और दूसरा क्या रहता है? तो कोशिका झिल्ली रहता है, ठीक है ना। तो ये आवरण हो गया कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, ये दोनों में होता है, पादप में भी और जंतु में भी। कुछ जो दोस्तों कोशिकांग जो होता है, क्या ये कोशिका का अंग जो कुछ होता है, अच्छा इसमें कोशिका द्रव भी भरा रहता है। क्या रहता है? कोशिका द्रव, ये हमने आपको बताया कोशिका द्रव रहता है, ठीक है। फिर हमने बताया कि इस कोशिका द्रव के में ही क्या रहता है? कोशिकांग रहता है। क्या रहता है? इस आवरण और इस कोशिका द्रव के बीच क्या रहता है? कोशिकांग रहता है। कोशिकांग, कोशिकांग मतलब कोशिका का अंग। कोशिकांग का मतलब क्या होता है? कोशिका का अंग। जैसे हमारे शरीर का बहुत सारा अंग है ना, उस प्रकार से कोशिका का भी अंग होता है। तो ये जो कोशिका का अंग होता है वो भी कुछ दोहरी झिल्ली में होता है। जैसे पेड़ पौधा में कैसे 2 आवरण है, तो कुछ जो होता है दोहरी झिल्ली में होता है, कुछ एकल झिल्ली में होता है, कुछ एकल झिल्ली का होता है कोशिका का अंग, और कुछ जो होता है बिना झिल्ली का होता है। क्या होता है दोस्तों? बिना झिल्ली का होता है, मतलब बिना परत का होता है। जैसे दोहरी झिल्ली में आपका हो जाता है कोशिका, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्या माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जब हम पढ़ेंगे तो आपको हम बताएंगे ये कैसी झिल्ली वाली कोशिका है, तो दोहरी झिल्ली वाला है। दूसरा आपका लवक, ठीक है, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिका का अंग है, ये दोहरी झिल्ली वाला होता है। कौन झिल्ली वाला? तो 2 झिल्ली रहता है, ये आपको आगे पता चलेगा। एकल झिल्ली, एकल झिल्ली दोस्तों जो होता है आपका वो परद्रवी जालिका, क्या परद्रवी जालिका। अभी आप लोग को आपको थोड़ा ये टफ लगेगा, लेकिन फिर जब इस चीज़ को हम बताएंगे कि परद्रवी जालिका क्या होता है, इसका क्या काम होता है, कैसा बनावट होता है, तो आपको यही आसान हो जाएगा, ठीक है। यही तो साइंस में है, साइंस में केवल नाम नहीं सुनना, उसके बारे में जानना भी है, ठीक है। तो एकल झिल्ली में पहला क्या हो गया? परद्रवी जालिका। दूसरा हो गया गोल्जी काय, और तीसरा लाइसोसोम। इस सब में जो होता है कोशिका का अंग है जिसमें एकल झिल्ली होता है। क्या होता है? एकल झिल्ली होता है। और बिना झिल्ली वाला जो होता है वो होता है आपका दोस्तों, बिना झिल्ली वाला राइबोसोम। क्या? राइबोसोम। ये राइबोसोम प्रोटीन निर्माण करता है, ठीक है ना, वो आगे देखेंगे। राइबोसोम में झिल्ली नहीं रहता। और एक सेंट्रोसोम होता है। क्या होता है? सेंट्रोसोम। तो ये होता है दोस्तों, आपको हमने क्या बताया, कोशिका का संरचना कुछ इस प्रकार से देखा हमने। ऐसे हमने देखा कि यह जो होता है पादप वाला है, इसमें जो होता है 2 दोहरी मतलब आवरण रहता है, एक कोशिका भित्ति है कोशिका झिल्ली। तो ये 2 मतलब कि दोहरी झिल्ली बताया, सॉरी, ये आवरण जो है कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। फिर हमने कहा कोशिका द्रव रहता है, उसी में कोशिका कोशिकांग भरा हुआ रहता है, कोशिका का अंग रहता है, जो कि कुछ अंग दोहरी झिल्ली का होता है, कुछ एकल झिल्ली का, कुछ बिना झिल्ली का। जिसमें से कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया जो है, लवक जो है, ये दोहरी झिल्ली। एकल झिल्ली में परद्रवी जालिका, गोल्जी का और लाइसोसोम, और बिना झिल्ली का राइबोसोम और सेंट्रोसोम ये पाया जाता है दोस्तों। अब हम बारी बारी से माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, परद्रवी जालिका, गोल्जी का, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, ये सब के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। जब ये हो जाएगा तो आप समझो कि आपका 80% क्या हो गया, ख़त्म हो गया कोशिका, ठीक है ना। तो पहला हम देखेंगे किसके बारे में दोस्तों, तो पहले तो इसके आवरण जो है
जो जो कि कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों देखते हैं कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। हमने बताया कि जो पादप का होता है इस प्रकार से संरचना चौकोर में होता है, ठीक है ना। इसके अंदर कोशिका झिल्ली होता है, इसके अंदर कोशिका द्रव और कोशिका के अंग भरा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये जो आपका कोशिका भित्ति है, क्या है दोस्तों, कोशिका भित्ति। तो इसी कोशिका भित्ति के बारे में हम अभी जानने का प्रयास करेंगे कि ये कोशिका भित्ति क्या है, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो इसका हम पहले क्या देखते हैं, सामान्य परिचय। किसका, कोशिका भित्ति का परिचय हम देखते हैं, ठीक है। तो कोशिका भित्ति का परिचय अगर हम देखें तो पहला आप जानो कि ये जो है केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है, जो कि हमने बताया कि ये पादप कोशिका में ही पाया जाता है, ठीक है ना। केवल पादप कोशिका में ये पाया जाता है। ये जो होता है ना कोशिका भित्ति, जो बाहरी आवरण है कोशिका का, ये निर्जीव होता है, मतलब ये जिंदा नहीं रहता है, ठीक है ना। कोशिका का ये जो भाग है इसका पहला आवरण, ठीक है, तो ये केवल कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में। ये पहला आवरण है, कौन सा आवरण है, पहला आवरण, पहला मतलब लेयर, परत, पहला परत है। ये निर्जीव होता है, क्या होता है, निर्जीव होता है, जिसके कारण ये जो है पूर्ण पारगम्य होता है। क्या होता है, पूर्ण, क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, पूर्ण पारगम्य, पूर्ण पारगम्य, पूर्ण पारगम्य, पूर्ण पारगम्य होता है। पूर्ण पारगम्य कहने का मतलब क्या हुआ है, अर्थात इसका मतलब है कि कोई भी पदार्थ, कोई भी अणु, मतलब सभी अणु इससे परवाह हो जाएगा, सभी अणु इनसे परवाह हो जाएगा। आप समझो कि पूर्ण पारगम्य एक होता है अर्ध पारगम्य। तो जो कोशिका झिल्ली है ये दूसरा परत, ये होता है अर्ध पारगम्य दोस्तों, पारगम्य। अब अर्ध पारगम्य और पूर्ण पारगम्य क्या होता है, अर्ध पारगम्य होता है ना जो जरूरी है कोशिका के लिए, केवल वही अणु को कोशिका के अंदर जाने देता है, ठीक है ना। तो ये जो होता है चयनात्मक झिल्ली होता है, कैसा होता है, चयनात्मक झिल्ली। कौन, कोशिका झिल्ली जो होता है वो चयनात्मक, मतलब चुन चुन के कि तुम्हारा जरूरी है तो तुम केवल जा सकता है कोशिका के अंदर। लेकिन कोशिका जो भित्ति है, ये जो कोशिका भित्ति है वो पूर्ण पारगम्य, मतलब कि कोई भी पदार्थ इससे आर पार हो सकता है, इसको कुछ ये रोक नहीं करेगा, क्योंकि ये निर्जीव होता है, ठीक है ना। ये निर्जीव ना होकर ये सजीव, ये जिंदा होता है, ठीक है ना। तो ये जो है सेलेक्टिव प्रकृति का होता है, चयनात्मक प्रकृति का कोशिका झिल्ली होता है, जो कि चुन चुन करके अंदर जाने देता है। जैसे आप देखो चलनी, आप देखा एक चलनी होता है जिसका छेदा जो होता है वो मोटा मोटा होता है, ठीक है ना, एक पतला पतला छेदा वाला होता है चलनी। तो मोटा मोटा छेदा वाला में अगर हम आटा को चाल लें तो आटा से क्या, जो खराब पदार्थ है, जो जरूरी पदार्थ नहीं, उसको वो रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा। तो समझो वो पूर्ण पारगम। लेकिन पतला छेदा वाला जो चलनी होगा उसमें अगर आटा को हम चाल लें तो उसमें जो कुछ अपशिष्ट पदार्थ, जो खराब पदार्थ है, उसको रोक लेगा। तो ये हो जाएगा क्या, अर्ध पारगम, मतलब आधा जाने दे रहा है, आधा रोक ले रहा है। जो खराब पदार्थ है उसको रोक ले रहा, जो ज़रूरी पदार्थ है उसको अंदर जाने दे रहा। तो ये हो गया दोस्तों पूर्ण पारगम्य और अर्ध पारगम्य। आप समझ पा रहे हो, तो ये होता है पूर्ण पारगम्य, मतलब कि तो ये केवल सुरक्षा देता है दोस्तों, सेल वाल कोशिका भित्ति, ठीक है ना। ये कुछ मतलब कि क्या नहीं करता है, तो कोई ज़रूरी अणु है या क्या उससे इसको कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। इसका जो बनावट होता है दोस्तों, इसको बनावट या संरचना, संरचना में आप समझो किस चीज़ का बना होता है। तो जो बड़े बड़े पेड़ पौधा होता है ना, क्या, जो बड़े आकार के पादप है, बड़े आकार के पादप, बड़े आकार मतलब जैसे आम,
महुआ, नीम, बरगद, ये सब जो है उसका जो कोशिका भित्ति है, आप लिख लेना कि बड़े आकार के पादप के कोशिका भित्ति जो बना होता है वो सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज मतलब आप कपड़ा पहने हो ना, तो वो कपड़ा जो बना है सेलुलोज का बनता है। ठीक है। आप कॉपी पे लिख रहे हो ना, कॉपी का जो पेज बना है वो सेलुलोज का। आप पैसा डेली यूज करते हो, पैसा देखे हो कागज़ वाला, वो सेलुलोज का बना होता है। तो ये सब जो है सेलुलोज है। ठीक है। तो सेलुलोज क्या होता है? पेड़ पौधा का जो बाहरी भाग होता है उसको सेलुलोज कहा जाता है। यानी जो इसी सेलुलोज का तो सेलुलोज का ही बना होता है कौन? तो आपका ये जिसको क्या कहा जाता है? तो बाहरी झिल्ली जो है कोशिका भित्ति दोस्तों। ठीक है। तो सेलुलोज का बना होता है। तो बड़े आकार का जो पादप होता है सेलुलोज का, एक शैवाल होता है। क्या? शैवाल। पादप में एक शैवाल होता है। शैवाल का भी कोशिका भित्ति, शैवाल का कोशिका भित्ति ये भी सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। एक कवक होता है दोस्तों, आप लिख लेना नोट में। कवक का जो कोशिका भित्ति होता है, कवक का कोशिका भित्ति ये किसका बना होता है? तो ये काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। ठीक है। एक आप सुने हो बैक्टीरिया जीवाणु, जीवाणु या क्या? बैक्टीरिया हिंदी में भी आप लिख सकते हो। इसका जो कोशिका भित्ति होता है, कोशिका भित्ति ये बना होता है दोस्तों पेप्टाइडोग्लाइकॉन का। किसका? पेप्टाइडोग्लाइकॉन। किसका? पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है। ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है। किसका? तो बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति आपने समझा कि कोशिका भित्ति जो होता है ये पादप कोशिका में ही पाया जाता है। पहला आवरण होता है पादप कोशिका का, ये निर्जीव होता है। ठीक है। पूर्ण पारगम मतलब कोई पदार्थ को क्षमता नहीं है, चयनात्मक प्रकृति इसमें नहीं होता। इसकी संरचना हमने देखा कि बड़े आकार का जो महुआ, आम, बरगद, पीपल ये सब है। तो ये सब जो पादप है उसका जो कोशिका भित्ति होता है वो किससे? सेलुलोज से बना होता है। शैवाल का कोशिका भित्ति भी सेलुलोज से बना होता है। कवक का कोशिका भित्ति ये आपको काइटिन का बना होता है। और बैक्टीरिया जीवाणु का जो कोशिका भित्ति है पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है। तो ये है दोस्तों आपका कोशिका भित्ति। अब हम देखते हैं कोशिका झिल्ली। क्या देखते हैं दोस्तों? तो कोशिका झिल्ली, कोशिका क्या? झिल्ली। तो ये कोशिका झिल्ली जो होता है ये दोस्तों पादप कोशिका का दूसरी झिल्ली और जंतु कोशिका का पहली झिल्ली। तो ये आप लिख लेना, पादप कोशिका का क्या होता है? दूसरी झिल्ली या दूसरी आवरण, और जंतु कोशिका का पहली नहीं एकमात्र झिल्ली, एकमात्र झिल्ली। ठीक है ना। तो जंतु कोशिका का एकमात्र झिल्ली और पादप कोशिका का दूसरी झिल्ली होता है। ठीक है ना। तो ये है दोस्तों, ये जो है सजीव होता है। वो क्या था? कोशिका भित्ति क्या था? निर्जीव। लेकिन ये क्या है? तो ये सजीव होता है। ये सजीव मतलब ये जिंदा होता है। ठीक है। ये सजीव होता है। ठीक है। तो ये जो होता है आपका क्या होता है? सजीव होता है। ये अर्धपारगम में हमने अभी आपको बताया कि अर्ध क्या होता है? पारगम्य मतलब इसमें चयनात्मक प्रकृति होता है। क्या होता है? चयनात्मक प्रकृति के होता है। अर्थात जो जरूरी पदार्थ होता है, कुछ ही पदार्थ इससे होकर कोशिका के अंदर जा सकता है या बाहर आ सकता है। ठीक है। तो लिख लो, चयनात्मक प्रकृति अर्धपारगम्य का मतलब है कि कुछ ही पदार्थ जो है इस झिल्ली से होकर क्या कर सकता है? मतलब गमन कर सकता है, गति कर सकता है, अंदर बाहर हो सकता है, गमन कर सकता है।
ठीक है। तो कुछ ही पदार्थ इस झिल्ली से होकर गमन कर सकता है, इसको कोशिका झिल्ली कहा जाता है दोस्तों। ये कोशिका झिल्ली का जो संरचना होता है, संरचना ये किस चीज़ का बना होता है? तो दोस्तों ये बना होता है प्रोटीन और लिपिड का। किसका? याद कर लेना, प्रोटीन प्लस लिपिड का बना होता है, या वसा। ठीक है, लिपिड को ही वसा बोला जाता है। तो प्रोटीन या लिपिड से बना होता है कौन सा? तो कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो ये कोशिका झिल्ली के बारे में। इसका कार्य आपने देखा कि कुछ ही पदार्थ को अंदर बाहर होने देता है। ठीक है, कुछ और इसका कार्य देखते हैं, कोशिका झिल्ली के कार्य। सॉरी दोस्त, कोशिका झिल्ली के कार्य। आप दोस्तों शायद आप सुने होंगे विसरण, और एक और क्रिया होता है जिसको बोला जाता है परासरण। ठीक है, विसरण और परासरण। समझो आप विसरण क्या होता है। देखो विसरण क्या होता है, ये कोई बर्तन है, ठीक है, इसको हम बीच में एक जाल लगा देते हैं, और आप समझो इसमें जो है ये पानी है भरा हुआ, इसमें भी पानी है, लेकिन इसमें हम चीनी डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? चीनी डाल दिए। क्या डाल दिए दोस्तों? तो चीनी डाल दिए। तो ये जो है ज़्यादा गाढ़ा हो गया, और ये थोड़ा पंछुछुर है, ये गाढ़ा नहीं है, यानी ये जो है अधिक सघनता वाला है, अधिक क्या सघन है। ठीक है, या तो आप बोल सकते हो इसका सांद्रता अधिक है। सांद्रता मतलब ज़्यादा गाढ़ा, सांद्रता क्या है? अधिक है। और इसकी सांद्रता क्या है? कम है। सांद्रता इसका कम है, या सघनता कम है। सघनता क्या है दोस्तों? कम है। ठीक है ना। तो हम क्या बता रहे हैं आपको? विसरण बता रहे हैं कि विसरण क्या होता है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणुओं का प्रवाह होगा। मतलब इधर का जो अणु होगा ना, वो इधर की ओर, ये जालीनुमा कुछ होगा तो इधर की ओर जाने लगेगा। तो इसको ये देखो, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, तो इस प्रक्रिया को विसरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विसरण बोला जाता है। मतलब विसरण क्या होता है? तो विसरण वह प्रक्रिया है, विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक सांद्रता मतलब गाढ़ा से कम सांद्रता की ओर किसका प्रवाह होता है? अणुओं का प्रवाह होता है। तो अणु कहाँ से कहाँ जाता है? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जब जाएगा, मतलब गाढ़ा से जिधर पतला है, पंछुछुर है, उधर की ओर अणु जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? विसरण कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे? विसरण। और दूसरा क्या है? परासरण। तो परासरण आप देखो, परासरण क्या होता है। इसमें आप समझो कि ये है कोई बर्तन है, इसके बीच में एक वैसा कुछ आपका झिल्ली लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या है? झिल्ली है, जो कोशिका झिल्ली है। तो ये झिल्ली है, यही कोशिका झिल्ली का काम होता है। यहाँ पे आप समझो कि ये जो है, ये पानी यहाँ भी था, पानी यहाँ भी है। ठीक है ना। तो ये कम सांद्रता वाला है, कम सांद्रता वाला मतलब कम गाढ़ा, और ये अधिक सांद्रता वाला है। क्या है? अधिक सांद्रता। वही चीज़ है, वहाँ पे भी अधिक सांद्रता एक साइड था, कम सांद्रता यहाँ भी एक, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? बीच में कोशिका झिल्ली लगा दिया। अब देखो दोस्तों क्या हो जाएगा, उसका उल्टा होता है। यहाँ पे होता है कम यहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अणु का प्रवाह हो रहा था। अणु मतलब ये सब जो पानी है, इसका प्रवाह। लेकिन यहाँ पे जब झिल्ली लगा देते हैं ना, कोशिका झिल्ली, तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अणुओं का प्रवाह होने लगता है। क्या होता है? तो परासरण जो होता है वह क्रिया होता है। परासरण वह क्रिया है जिसमें कम सांद्रता से, किधर से दोस्तों?
कम से अधिक की ओर, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अणुओं का प्रवाह होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो परासरण कहा जाता है। हमने कहा मतलब गाढ़ा वाला के तरफ पतला वाला जाने लगता है तो उसको क्या कहा जाता है? परासरण कहा जाता है। ये हमारा हाथ है, ठीक है ना, ये उंगली है। ये दोस्तों किससे बना है? कोशिका से बना है। पूरा कोशिका यहाँ पे थोड़ा सा भी ऐसे किए तो बहुत सारा कोशिका मर गया, ठीक है ना, इतना छोटा छोटा होता है। तो जो कोशिका है, प्रत्येक कोशिका में करोड़ों संख्या में थोड़ा सा भी भाग कट रहा है तो कोशिका यहाँ पे नष्ट हो रहा है, ठीक है। तो प्रत्येक कोशिका में क्या पाया जाता है? रिक्तिका पाया जाता है। उस रिक्तिका में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है, ठीक है। और उस जल से अब देखो क्या होता है। तो दोस्तों आप समझो कि हमने क्या कहा कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जल का प्रवाह होता है, अणुओं का प्रवाह होता है। तो हमारा जो हाथ है ना, आप कभी कभी क्या देखते होगे कि ज़्यादा देर तक स्नान करने से, सर्फ पानी में मिलाकर उसको उसमें हाथ डालने से या नदी में स्नान करने से क्या होता है? हमारा हाथ जो है ना, ये जो है ये सब भाग झिंगुरने लगता है। क्या होने लगता है? ये सिकुड़ जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? ये सब उंगली, ये सब जो है चमड़ा वाला, ये सब झिंगुर जाता है। क्यों वैसा होता है? इसलिए होता है दोस्तों कि हमारा हाथ में कोशिका है, बहुत सारा कोशिका है, खाली कोशिका से ही बना है। उस कोशिका में रिक्तिका है जिसमें जल भरा हुआ है। हमने बोला ना हमारा शरीर जितना वजन है उसका 65% पानी ही है जो कि कोशिका के रिक्तिका में भरा हुआ है। तो वो जल रिक्तिका में भरा है। अब आप देखो हमारा जो कोशिका है, ये कोशिका पूरा कोशिका, इसमें केवल एक ही परत है जिसको क्या कहा गया? तो कोशिका झिल्ली। इस कोशिका झिल्ली में क्या होता है दोस्तों? परासरण क्रिया होता है। क्या होता है? परासरण मतलब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अणुओं का प्रवाह होता है। आप समझो कि आप जब पानी में क्या करते हो? सर्फ डाल देते हो तो वो गाढ़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? वो पानी का जो मिश्रण बनता है, विलयन बनता है, वो गाढ़ा हो जाता है। वो इतना गाढ़ा हो जाता है ना कि हमारा हाथ में जो कोशिका के रिक्तिका में पानी भरा हुआ है, वो हाथ वाला जो कोशिका में पानी है वो कम मतलब गाढ़ा होता है। किसके तुलना में? जो सर्फ वाला पानी है उसके तुलना। यानी सर्फ वाला पानी अधिक गाढ़ा, अधिक सांद्रता, और हाथ वाला पानी, हमारी कोशिका वाला पानी कम। तो हाथ के जो कोशिका के रिक्तिका में जो पानी रहता है वो किधर की ओर मतलब चलने लगता है? तो वो सर्फ वाला पानी की ओर मतलब कि प्रवाह करने लगता है। और इस प्रकार से हाथ के जो अणु है, हाथ के जो रिक्तिका में पानी है, वो पानी मतलब कि क्या होता है? हाथ के कोशिका से निकल जाता है। और जब निकल जाएगा पानी तो सिकुड़ना तो जाहिर सी बात है ना जी। तो इस प्रकार से सिकुड़ जाता। आप देखते होंगे कि छेना वगैरह ये सब जो होता है उसको शीरा में डुबा कर रखा जाता है। अब फिर उस शीरा में देखो आप बहुत सारा कीड़े मकोड़े, खोटा पिपरी, ये सब जो होता है मरा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि जो शीरा था वो शीरा ज़्यादा गाढ़ा होता है। क्या होता है? शीरा जो होता है गाढ़ा होता है। तो शीरा जब गाढ़ा होता है ना तो उसमें कोई खोटा पिपरी जाता है, ठीक है, कोई फटिंगा जाता है, उस शीरा पर बैठता है। तो उसको क्या पता? वो थोड़ी ना साइंस पढ़ रखा है कि उसको पता रहेगा कि हमारा जो, वो भी तो कोशिका से बना है, कीट कोटा पे ठीक है। तो उसके कोशिका में भी क्या रहता है? रिक्तिका में पानी। अब वो पानी का घनत्व जो है, उस पानी का जो सांद्रता है वो कम रहता है शीरा के तुलना में। शीरा बहुत गाढ़ा रहता है। तो उस कम सांद्रता से कोशिका झिल्ली के कारण कहाँ चला जाता है? अधिक सांद्रता की ओर चला जाता है। और खोटा पिपरी का जो पानी रहता है उसी कोशिका में, वो निकल कर कहाँ चला जाता है? शीरा में चला जाता है। और उसका शरीर पूरी तरह से सूख जाता है और वो क्या हो जाता है? इस प्रकार से मर जाता है दोस्तों। तो ये होता है मतलब कि किसका? कोशिका झिल्ली का काम, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली समझ गए आप, परासरण समझ गए हो आप, विसरण आप समझ गए हो। तो आज के लिए हम यहीं रखें। अच्छा, और इस प्रक्रिया से जब हमारा शरीर के किसी भाग से पानी निकल जाता है, यहाँ झिंगुर जाता है, तो बहुत सारा कोशिका मर जाता है। तो जब कोशिका मर जाता है उसको प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। आपने भी याद रखना, प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है। सॉरी दोस्तों। प्लाज्मोलिसिस क्या होता है कि हमारा जब
प्रासरण क्रिया के दौरान हमारे कोशिका से पानी निकल जाता है और कोशिका मर जाता है, तो उसी कोशिका को मरने की क्रिया को प्लाज्मोलिसिस बोला जाता है। ठीक है, तो प्लाज्मोलिसिस भी आप समझ गए हो। तो दोस्तों आगे की क्लास हम कल देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे। क्या देखेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया, और कुछ और अगर आगे पढ़ लगेगा तो कुछ और भाग के बारे में हम देख लेंगे। बस ज़्यादा लंबा लंबा क्लास हम नहीं लेंगे, आज भी थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया और कम ही हम करेंगे। साइंस से थोड़ा समझने वाला है, थोड़ा लंबा हो ही जाता है। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा? आज की क्लास में हमने दोस्तों देखा कि दोनों में अंतर, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर हमने बताया कि इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से जो होता है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है, जो कि कोशिका भित्ति के बारे में हमने देखा कि ये जो होता है पहली आवरण होता है और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। ये निर्जीव होता है। कैसा होता है दोस्तों? निर्जीव होता है। ये चयनात्मक न होकर पूर्ण पारगम्य होता है। अर्ध पारगम्य न होकर पूर्ण, मतलब जो भी पदार्थ आएगा इससे गुजर ही जाएगा। लेकिन हमने बताया कोशिका झिल्ली इसका उल्टा होता है। वो जो होता है मतलब दूसरी पादप के दूसरी आवरण और जंतु के एकमात्र आवरण। ये जो होता है कोशिका झिल्ली जो होगा वो क्या होगा? सजीव होगा, जिंदा होगा, और वो चयनात्मक अर्थात अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है। उससे कुछ ही भाग, कुछ ही कण इधर से उधर आर पार हो पाता है। ठीक है ना। कोशिका झिल्ली में हमने बताया कि क्या प्रोसेस होता है, कोशिका झिल्ली किसका बना होता है। तो कोशिका झिल्ली जो बना होता है वो प्रोटीन और लिपिड यानी वसा का बना होता है। और कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो ये देखो अलग अलग पादपों का कोशिका भित्ति अलग अलग होता है। जैसे बड़े बड़े पेड़ पौधे का जो कोशिका भित्ति होता है सेलुलोज का बना होता है, कवक का काइटिन का, शैवाल का भी सेलुलोज का। ठीक है, सेलुलोज हमने बताया क्या होता है। फिर हमने बताया आपको दोस्तों कि आपका कोशिका झिल्ली जो होता है बना होता है किससे? तो कोशिका झिल्ली का ये आपका प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों। फिर प्रोटीन और लिपिड, फिर हमने बताया इसका काम क्या होता है। विसरण और परासरण बताया। विसरण मतलब अधिक सांद्रता से किधर? कम सांद्रता की ओर, और कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर कण का प्रवाह होना, ये परासरण। परासरण के कारण हमारा हाथ जो होता है ज़्यादा देर तक पानी में ये करने से क्या होता है? झिंगुर जाता है, क्योंकि इसका पानी कोशिका जो रिक्तिका होता है उसका पानी निकल के कहाँ चला जाता है? अधिक सांद्रता वाला पानी में चला जाता है। ठीक है, तो ये हमने आज की क्लास में देखा है दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।